मैं एक बोसीदा वीरान सरकारी अस्पताल में मौत के बिस्तर पर लेटा था। चंद दिन पहले मैंने इसी अस्पताल में अपने दोस्त विजय की हालत पर अफसोस किया था और अब मैं खुद इसी बेबसी का शिकार था। ये एक ऐसा अस्पताल था जहां जिंदगी की रमक नहीं बल्कि मौत का साया गहरा होता महसूस होता था। अस्पताल की इमारत की हर ईंट एक चीख थी, हर दरो दीवार। लोहे के टूटे बिस्तर पर लेटा मैं दर्द से तड़प रहा था। मेरे चेहरे के जख्म पर चींटियों की एक लंबी कतार रेंग रही थी। दर्द इतना शदीद था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। बोलना तो दूर की बात थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। जो साथ वाले बिस्तर के अटेंडेंट ने देख लिए। उसने नर्स को पुकारा, जो गुस्से में बड़बड़ाती हुई आई और बेहिसी से बोली, क्या है रे, क्यों जिंदा लाश बन के पड़ा है? जल्दी अपना टिकट कटवा, बिस्तर खाली कर। उसके अल्फाज किसी नश्तर की तरह मेरे दिल में पीवस्त। अटेंडेंट की मन पर नर्स ने मेरा हाथ देखा तो मेरे जख्मों पर रेंगती चींटियों को देखकर उसकी आंखों में एक लम्हे को खौफ झलका। वो फोन करने ही वाली थी कि मेरा छोटा भाई धीरज वहां पहुंच गया। नर्स ने उसे मायूस किया, तुम्हारे मरीज की हालत बहुत खराब है, उम्मीद कम है। यह सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। मेरी जिंदगी इस कदर बेवक्त हो चुकी थी कि किसी को परवाह ही ना थी। रात गहरी हुई। तकरीबन 12 बज चुके थे और अमासिया की रात अपने अरूज पर थी। धीरज अस्पताल से तेजी से निकला। मैंने मुश्किल से उसे कहा, अपना ध्यान रखना। हाँ, बस आज की रात। मैं जानता था यह कितना खतरनाक काम था। धीरज ने कुएं के पास लकड़ियां जलाकर आग दहकाई। उसने मंत्र पढ़े, फिर रिकत पिशाच का नाम लेकर एक मुर्गे की कुर्बानी दी। उसके खून और गोश्त की महक तारीकी में फैलने लगी। तभी उसे कुएं के मंडेर के पास एक सफेद साया नजर आया। धीरज ने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहां? अगले ही पल वो साया अपनी जगह से गायब होकर कुएं की दूसरी तरफ नजर आने लगा। यह मंजर इतना खौफनाक था कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाती। धीरज ने हिम्मत करके मांस को पकने दिया। जैसे ही वो पूरी तरह पका, उसने ढक्कन खोला तो एक तेज बदबू फैली। उसी लम्हे कुएं के किनारे खड़ा सफेद साया तेजी से उसके चेहरे के नजदीक आया और उसके कान में सरगोशी की, तुम्हारा वक्त आ गया है। और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। धीरज का जहन मफलूज हो चुका था। वहां रुकने या अपनी जान बचाकर भागने के बीच वो हिचकचा रहा था। तभी उसे मेरा कंकाल बना जिस्म और धंसी हुई आंखें याद आईं। उसने मेरी तकलीफ को महसूस किया और रस्म पूरी करने का इरादा किया। उसने पके हुए मांस को पत्तों पर परोसा, लेकिन जैसे ही खाने लगा उसने देखा मांस पर लातेदार घनावने कीड़े रेंग रहे हैं। रुकते पिशाच ने भोग रद्द कर दिया था। धीरज ने एक नजर कुएं की तरफ देखा। वो सफेद परछाई अब दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी। लड़खड़ाते कदमों से धीरज कुएं तक पहुंचा और रखते पिशाच के लिए निकाला हुआ भोग मंडेर पर रखकर तेजी से वापस आने लगा। तभी उसे अपने पैरों में एक तेज जकड़न महसूस हुई। एक गला सड़ा बड़े नाखूनों वाला हाथ उसके पैर को जकड़े हुए था। उसके मन से जोरदार चीख निकली। उसने मुड़कर देखा तो वही भयानक रक्त पिशाच खड़ा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने दोबारा कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है। भोग उछलकर दूर जा गिरा और बचा हुआ गोश्त भी बिखर गया। पिशाच इंसानी खून का प्यासा था। धीरज ने पूरी ताकत लगाकर पिशाच से अपना पैर छुड़ाया और मौका पाकर दौड़ लगाकर गांव पहुंच गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे बचाना है। सुबह होते ही धीरज अस्पताल भागा। वो जानना चाहता था कि मैं अभी तक जिंदा हूं या नहीं। अस्पताल पहुंचकर उसने मेरा नाम पुकारा, भैया। जब मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो धीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेबसी देखकर मेरी बोलने की ताकत वापस आ गई थी। धीरज का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। धीरज, मुझे जाने दे, तू मुझे बचा नहीं पाएगा। मेरे जिस्म में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उस शैतान से लड़ सकूं। वो मेरे जिस्म का कतरा कतरा खून पी चुका है। शायद उम्मीद अभी बाकी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम वक्त को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मरना ही है तो मैं आखिरी दम तक कोशिश करके मरना चाहूंगा। धीरज ने रकत पिशाच की पूरी तारीख पता लगाने का फैसला किया। वो अपने गांव के बुजुर्ग काता के पास पहुंचा।
काका ने पिशाच की पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह बरसों पहले दामोदर राव नामी एक शख्स ने अधूरे इल्म के साथ एक रकत पिशाच को बुलाया था। पिशाच को कैद करने के लिए दामोदर राव ने उसे मरगे की कुर्बानी का वादा दिया था, लेकिन बाद में वो खुद पिशाच का शिकार बन गया। काका ने बताया कि इस पिशाच को हमेशा के लिए बांधने के लिए इंसानी कुर्बानी की जरूरत है। काका की बात सुनकर धीरज के जहन में एक अजीब ख्याल आया। वो एक सिद्ध तांत्रिक माहिर आमिल की तलाश में निकल पड़ा जो इस अमल की विधि जानते थे। तांत्रिक ने बताया कि बस एक रास्ता है, इस बार उसे मुर्गे की नहीं इंसानी खून की महक से बुलाना होगा। अगले दिन तांत्रिक की हदायत के मुताबिक धीरज ने रस्म शुरू की। तांत्रिक ने मंत्रों से पिशाच को पुकारा। धीरज ने अपनी उंगली काटी और खून के कतरे कमवे में डाल दिए। खून की महक पिशाच को वहां ले आई। जैसे ही पिशाच तांत्रिक की तरफ बढ़ा, धीरज ने पूरी ताकत से अपनी गर्दन पर पल्हाड़ी से वार किया और दर्द से कराहते हुए कमवे में कूद गया। एक तेज खूनी भन्नोर उठा और रक्त पिशाच भी धीरज के साथ वापस कमरे में चला गया। वो हैरान था, वो धोखा खा गया था। इसी लम्हे तांत्रिक ने अपने मंत्रों की ताकत से कुएं को बांध दिया ताकि पिशाच फिर कभी बाहर ना निकल सके। उस दिन के बाद पिशाच कभी दिखाई नहीं दिया। तंत्र काम कर गया था। रक्त पिशाच हमेशा के लिए कुएं में कैद हो गया था। उसने अपनी जान कुर्बान करके मुझे और गांव को बचा लिया था ताकि कोई और मेरी तरह तड़प कर ना मरे। धीरज के जाने के बाद मैं धीरे धीरे सेहतमंद हो गया। मेरा जिस्म दोबारा से ताकतवर बनने लगा। आज भी मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने पहली बार कुएं के पास उस सफेद कपड़े वाले आदमी को देखा था। वो मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। देर रात आपको भी किसी सुनसान जगह पर कोई ऐसा इंसान दिखाई दे तो उसे टोकने की गलती मत करना, क्योंकि शायद वो अभी कुएं में बंद है। लेकिन अगर अगली अमावस्या पर आप सुने तुम्हारा वक्त आ गया है तो समझना उसकी भूख फिर जागी है।